वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का पहले नाम लिखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण। रजत इधर ही लिख लें। ठीक, जय। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर का नाम लिख लीजिए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको है? देखिए, अखिला जो है अपने गांव के मेले में गई, अब वो चरखी की सवारी करना चाहती थी। चरखी जो गोल गोल घुमाता है उसको। तो हुकला, और हुकला जो है एक खेल है जिसमें आप एक स्टॉल रखी किसी वस्तु पे रिंग को फेंकते हैं। गोल गोल रिंग रहता है, उसको फेंकिएगा, ऐसे फंस गया तो आप वैसे जीत गए। 5 रुपया 10 रुपया में रिंग 4 बार 5 बार फेंकने के लिए देता है। और सबसे जो कीमती चीज़ रहेगा 1000 या 500 रुपया का नोट, तो सबसे लास्ट में रहेगा, जो आज तक किसी का फंसा ही नहीं। बस छोटा मोटा कर मुश्किल से फंस गया तो फंस गया, बिस्कुट वगैरह या जो भी बात है। जितनी बार उसने हुकला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए 3 रुपया का हुकला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करने पड़े, तो आप कैसे ज्ञान उसने कितनी बार चरखी की सवारी को कितना हुकला खेला। अब देखिए, हुकला जो है उसमें क्या कर रही है, प्रत्येक बार सवारी के लिए 3 रुपया, अब हुकला खेलने के लिए कितना रुपया? 4 रुपया। अब देखिए इसमें जो है हुकला खेलने के लिए, हुकला खेलने के लिए कितना रुपया लग रहा है इसको? 3 रुपया। और क्या कर रही है? चरखी की सवारी, चरखी की सवारी के लिए कितना लग रहा है उसको? 4 रुपये। अब पूछ रहा है कि कितनी बार, कैसे जाए उसने कितनी बार चरखी की सवारी कर, कितनी जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च की, और टोटल रुपया इसको कितना खर्च हो गया? 20 रुपये। तो मान लेते हैं कि हुकला जो है इसको मान लेते हैं x, चरखी को क्या मान लेते हैं? y। समीकरण क्या बन जाएगा? 3x + 4y = 20। ये आपका पूरा ये समीकरण बन जाएगा कितना? 3x + 4y = 20। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। लिखिए, माना कि हुकला के लिए रुपये खर्च करने पड़े, माना कि हुकला के लिए रुपये खर्च करने पड़े 3x, और फिर अगला लाइन में लिखिए, चरखी के लिए खर्च करने पड़े 4y, चरखी के लिए खर्च करने पड़े 4y। अब लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस तरह से a और q ऐसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये समीकरण लिखिए। 3x + 4y = 20, 3x + 4y = 20, ये समीकरण आपका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वही ये चरखी चला रही है ना, उसे फंसाने वाला गेम है। हुकला वाला तो ये गोल गोल घूमने वाला चरखी की सवारी भी है, गोल गोल वाला, इसी खेल में वो भाग ले रही है। और इसमें क्या कर रहा है, एक और समीकरण इसमें है, जितनी बार उसने हुकला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी करी। एक और समीकरण इसमें बनेगा, जितनी बार उसने हुकला खेल खेला उससे आधी बार उसने क्या की? चरखी की सवारी की। अगर हुकला को अगर x मानेंगे तो चरखी का सवारी क्या हो जाएगा? y/2। ये भी समीकरण बनेगा। समीकरण लिखिए, ये x y = 1/x/2, y = x/2, y = x/2 हो गया। ये दो समीकरण हमारा बना। अब इस समीकरण के मदद से जो है इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा समीकरण हुआ। कौन कौन समीकरण हुआ? एक हो गया हमारा
y इक्वल टू 1/2x और दूसरा हो गया 3x + 4y इक्वल टू 20। इसी को सॉल्व करिएगा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y होगा और x इक्वल टू 2y का वैल्यू हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा 3 × 2y + 4y इक्वल टू 20। 3 × 6y और 4y और 20, 6 में 4 जोड़िएगा तो 10y + 20 यानी y का वैल्यू कितना आ गया 20/10 यानी 2 है ना, 20/10 y का वैल्यू 2 हो गया। अब y का वैल्यू फिर इसमें पुट कर दीजिए है ना, x इक्वल टू क्या है 2y, तो 2 × 2 यानी 4, y का वैल्यू कितना हो गया 2 और x का वैल्यू 4। इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, आगे आंसर सॉल्व कर लीजिए बच्चे लोग। इस तरह से हमारा समीकरण जो है ये पूरा हो गया, तो दोनों का वैल्यू आ गया। कहने का तात्पर्य है कि जब भी समीकरण होगा उसमें एक को x मान लेंगे, दूसरे को y मान लेंगे। u भी मान सकते हैं, v भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, लेकिन 2 राशियां मानना पड़ेगा, उसी से हमारा सारा समीकरण निकलेगा। इसी तरह से एक पॉइंट लिखिए, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। ये पॉइंट जरा लिखिए, समीकरण का प्रत्येक हल उसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। यानी जितना भी समीकरण का हल आएगा उसको हमेशा क्या करेंगे, हम दिखा सकते हैं वैल्यू को किसमें, संख्या रेखा पर, जिसमें 0 रहता है, बीच में इधर प्लस वाला रहेगा, इधर माइनस वाला रहेगा। ठीक है, इस तरह से सारा आपका काम होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है। और ये पॉइंट लिखिए, इसका क्या मतलब हुआ, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का प्रत्येक हल x y समीकरण को निरूपित करने वाली रेखा के एक बिंदु के संगत होता है और विलोमता भी ऐसा होता है। तो 2 चर वाला जब भी होगा, हाँ 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं ax + by + c = 0, ये इसका फॉर्म हुआ। ये मतलब यहाँ कोई कांस्टेंट होगा 1 2 3 4 या जो भी b इक्वल टू कुछ भी हो सकता है ±1/2 या जो भी c इक्वल टू कांस्टेंट होगा, और इसका जो रेखा होगा वो संगत होता है और विलोमता भी ऐसा होता है, इसका अपोजिट भी दोनों एक ही होगा है। अब रैखिक समीकरण इसमें कह रहा है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। चर और अचर को जानते हैं सब लोग, चर और अचर, चर x y z ये सब जो है इसको चर बोलते हैं। अचर बोलते हैं जो नहीं बदलता है, 1 2 3, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट इज ए नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड विदाउट चेंजिंग इट्स, यानी 1 2 3 जो हो गया इसका वैल्यू हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है। वेरिएबल में x y z को वेरिएबल कहा जाता है। हाँ 2.4 जो है वो ऐच्छिक है, ठीक है, अपने मन से सिलेबस से बाहर का चीज़ है, समझने के लिए सिर्फ है। उसमें समस्या होगा तो लंच में आप पूछ सकते हैं। पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर जब समय मिलेगा फिर 2.4 को उसको बताया जाएगा। अब देखिए यहाँ 3 आकृति 3 कंडीशन है। पहला जो 9वां में ही हम लोग पढ़ चुके हैं, मान लीजिए हम लीनियर इक्वेशन को दिखाते रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ 3 कंडीशन हो सकता है। तो ग्राफ पेपर पे इसको दिखाते हैं ना, इधर आपका x हो गया, इधर y हो गया, ठीक है, इधर 1 2, इधर -1 2 हो गया, -1 -2, इधर -1 -2। तो ग्राफ जो दिखाते हैं इसमें 2 कंडीशन हो सकता है। पहला कि दोनों जो है ग्राफ बनाए इसको काट दे, वैल्यू 2 इक्वेशन लेके चलते हैं ना हमेशा, एक इक्वेशन लेके चले उसको रिप्रेजेंट किए, हो सकता है कि पूरा क्रॉस कटे। दूसरा कंडीशन होगी कि क्रॉस ना करे, दोनों पैरेलल हो जाए। और तीसरा कंडीशन होगी उसी पे दोनों लाइन इक्वेशन लाइज कर जाए। तो तीनों कंडीशन में जो है पहला प्रतिच्छेद करने वाला
दूसरा समांतर वाला, इसको संपाती बोलते हैं या लाइज करता है। ये 3 कंडीशन हो सकता है। तो तीनों कंडीशन का जरा चित्र बनाइए, क्रॉस वाला, पैरेलल वाला और संपाती वाला, जिसको लाइज हम बोलते हैं। तीन कंडीशन हो गया। इसमें अगर इस कंडीशन में रहेगा, इसका मतलब यूनिक आएगा, मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा। देखिए इसके नीचे में एक हल आएगा, इसके नीचे लिखिएगा, क्रॉस के नीचे में लिखिएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही होगा इसमें। इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसका नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा तीनों कंडीशन। मतलब एक हल, ठीक है। नो सॉल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, कोई हल नहीं होगा इसका। अब आइए चैप्टर पे डिग्री बच्चों सब लोग 3.1 का 3.1 कहाँ गया? 3.1 है, ये देखिए 3.1 का 3.1 का पहला क्वेश्चन देखिए। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, बेटी है। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 साल पहले अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद क्या हुआ? तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुना रह जाऊंगा। अब कह रहा है क्या यह मनोरंजक है? मनोरंजक मतलब आनंद वाला बात है, तो कह रहा है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको समीकरण में व्यक्त करना है। इसको बनाइएगा तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसमें मान लीजिए, माना आफ्ताब की आयु, जरा बनाइए इसको। माना आफ्ताब के वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु को मान लेते हैं x - 7। जब भी उम्र जो है कम होगा तो घटाएंगे कि बढ़ाएंगे? और पहले जो हम पीछे जाएंगे 1 साल पहले, तो अपना उम्र में से 1 साल घटाना पड़ेगा। तो 7 साल पहले, तो जो अभी उम्र है उसमें से 7 साल घटाएंगे तो हमें 7 साल पहले का उम्र पता चलेगा। इसलिए यहाँ पे x - 7 वर्ष हो गया। अब पुत्री की आयु यदि 7 साल पहले तो y - 7। 2 कंडीशन है। पहला मान लेंगे आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी? x - 7 वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y - 7। अगर यहीं पे प्रश्न रहता 7 साल बाद तो क्या करते? x + 7। पुत्री की आयु 7 साल बाद तो x + y + 7 हो जाता। यानी उम्र अगर बढ़ाना है तो प्लस, उम्र अगर घटाना है तो माइनस। पहले वाला उम्र यानी माइनस, 4 साल बाद यानी प्लस। ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद और आप छोटे ही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। अब देखिए
पहला कंडीशन का इक्वेशन बनेगा इसका, स्थिति जरा स्पीड में लिखिए। स्थिति एक, x माइनस 7 जो है पुत्री का जो है अवतार जो है अपनी पुत्री का आयु का कितना है 7 गुना हो जाता है। 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 4 9। इसमें इक्वलाइजेशन का साइन लगाइए, इक्वलाइजेशन का साइन सब में लगाइए जो इसमें छूटा हुआ है। x माइनस 7y बराबर 7 माइनस 49। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7 बराबर 7 को गुना करेंगे 7y, 7 सत्ते 49, 7y को इधर लाएंगे प्लस 7y है, इधर आएगा तो माइनस 7y, माइनस 7 इधर दीजिएगा तो प्लस 7। x माइनस 7 49 में से 7 गया कितना हो गया माइनस 42, तो माइनस 42 हुआ कि 49 बड़ा है, 49 का जो साइन होगा वही इसमें लगाएंगे। ये हमारा पहला समीकरण हो गया 7 साल पहले वाला। 7 साल पहले अवतार का उम्र कितना था बेटी से 7 गुना था। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सर इसमें 7 से क्यों गुना, इसमें पहले 7 से गुना करते। अब सोचिए इसमें ये हुआ इसका बेटी का उम्र, ये हुआ इसका उम्र। अगर इसमें अगर 7 से गुना कर देंगे, ध्यान दीजिए जरा, इसमें अगर 7 से गुना कर देंगे तो क्या होगा बेटी का उम्र बढ़ जाएगा। इसलिए पिता वाले उम्र में गुना नहीं होगा बल्कि बेटी वाले उम्र में 7 से गुना, क्योंकि बेटी का 7 गुना है इसलिए 7 से गुना इधर होगा। उसके बाद 3 वर्ष बाद अवतार की आयु निकालिएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 साल बाद यानी उम्र बढ़ेगा अवतार का, x प्लस कितना हो जाएगा 3 वर्ष, और उसकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 3 साल बाद उम्र बढ़ेगा। अब स्थिति 2 दूसरा देखिए, हो गया लिखा हुआ y जो लिख रहे हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन, स्थिति 2 स्थिति जो है दूसरा सेकंड वाला, x प्लस 3 बराबर 3 इंटू y प्लस 3। क्यों हो गया है क्योंकि इसका आफ्ताब का जो उम्र जो है और बेटी का उम्र 3 साल बाद जो है उतनी गुना हो जाता है। 7 साल पहले 7 गुना था और 3 साल बाद अब बेटी जो उससे 3 गुना ही बड़ी है, इसलिए 3 से उसको गुना करेंगे। यहाँ पे बच्चों सब इक्वलाइजेशन का साइन लगाइएगा। x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9, 3 इंटू वाई 3 का 9, और 3y इधर लाएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 प्लस 3 है तो इधर जाएगा आरएचएस में तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 3 इक्वल टू 6। हमारे पास 2 समीकरण हो गया। पहला समीकरण हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा समीकरण हो गया x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको वैल्यू निकल जाएगा। इसी से हम अलजेब्रिक वैल्यू भी निकाल सकते हैं और इसको ग्राफ पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हुआ बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में इसको समीकरण को दिखाना है, सॉल्व नहीं करना है। ग्राफीय रूप में प्रदर्शन करिएगा तो ये समीकरण हमारा हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू माइनस 42 और x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। अब दोनों हम बॉक्स बनाएंगे, एक x के लिए एक y के लिए, और ये वैल्यू अपने मन से लेना है, ऐसा वैल्यू लेना है जो होल नंबर आ जाए, बट्टा वाला नहीं आए, दशमलव वाला नहीं आए, ताकि उसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ पे दिखाना आसान हो जाए। x इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू 5 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 लेंगे तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 7 लेंगे तो y इक्वल टू 7 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y इक्वल टू 6 का ये समीकरण हुआ। ठीक है, कैसे बना है जरा इसको समझिए। समीकरण हमारा क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6, इसको हम क्या कर सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 3y होगा, तो है y इक्वल टू 5 माना है तो 3 इंटू 5 6 प्लस 3y, इसका दूसरा समीकरण है। दो समीकरण है तो 2 इक्वेशन बनेगा। हमारा समीकरण है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42,
एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y और माइनस 42। y का वैल्यू ले लिए हैं 5 तो 7 इंटू 5 42 35 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा -7 होगा ना। जब y का वैल्यू 5 लिए तो x का वैल्यू कितना हो गया y के जगह पे 5 पुट किए 7 पर से 35 और 35 में से 42 गया तो -7 वही यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। फिर इसी तरह से दूसरा बार में लीजिएगा तो y इक्वल टू कितना है 6 x बराबर है 7 गुने 6 माइनस 42 तो 7 छक्के 42 माइनस 42 कितना आ गया 0 वही 0 यहाँ खुद काट दिए। तीसरा कंडीशन में ये है x इक्वल टू 7 गुने 7 माइनस 42 तो 7 7 से 49 में से 42 गया तो 7 तो दोनों में 7 7 आ गया, इधर भी 7 लिया और इधर भी 7 लिए तो 0 आ गया। ये हुआ पहला समीकरण को सॉल्व किए हैं। इसी तरह दूसरा समीकरण को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपका वही वैल्यू आ जाएगा। दूसरा समीकरण है हमारा x इक्वल टू 6 प्लस 3y, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा 0 बटा -2 0 -3 -6 0। इसको सॉल्व करिएगा समीकरण हो गया हमारा x माइनस 3y इक्वल टू 6। x इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस 3y 6 प्लस 3y x बराबर तो सबसे पहले y बराबर क्या है -2 तो 6 प्लस 6 माइनस 6 तो कितना हो गया 0। जब दूसरा x इक्वल टू 6 प्लस 3y तो 3 इंटू -3 तो 6 -9 कितना हो गया -9 में से 6 गया तो -3 और x इक्वल टू फिर हो गया 6 प्लस 3 इंटू वाई यानी 0 यानी 6 प्लस 0 यानी 6 हो जाएगा। बात करिएगा तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे तो फिर से वैल्यू दिए तो आपका 6 प्लस 0 आ गया। ये हमारा वह आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सब लोग लिख लिए बच्चे, इसको सॉल्व कर लिए। पीछे सोनू मोनू अब ध्यान दीजिए, अब इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। ग्राफ में बनाइए ग्राफ बनाइए, देख लीजिए बीच में बनाइए x एक्सिस, यहाँ से लेना शुरू करिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर लेना शुरू करिए -1 -2 -3 और x हैश हो गया। ऊपर 0 लेकर चलिएगा, 0 लेकर चलिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर y एक्सिस। इस तरह से इसको बनाइए। एक्सप्रेस किए हैं, 2 वैल्यू आए हैं आपका। एक यहाँ ध्यान दीजिए, एक वैल्यू तो यहाँ आया है 7506770 -236 ये कमिंग। इसको स्पेस करिएगा तो ग्राफ का बनाइएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर बनाइएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर जरूरत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 इधर भी बना दीजिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब रिप्रेजेंट करना है x -7 और 5। x के -7 कहाँ है इधर है ना, ये -7 हो गया। अब y इक्वल टू 5 यहाँ हुआ, दोनों को मिलाइएगा इस तरह से। फिर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 0 ये हुआ है ना। अब y
y इक्वल टू कितना, x इक्वल टू -7 और y इक्वल टू कितना है 5। ये जो पॉइंट होगा ये हो गया आपका कितना -7 और 5। दूसरा x इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ पे हुआ और y इक्वल टू 6, तो ये पॉइंट हो गया दूसरा आपका, ये दूसरा पॉइंट हो गया 0 और 6 वाला। उसके बाद तीसरा x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 यहाँ से चलेंगे यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ये पॉइंट हो जाएगा 7 वाला। इस तरह से सबको मिलाने का इसमें कोशिश करेंगे। अब इसका देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें थोड़ा सा ग्राफ में पता चलेगा ज़्यादा। यहाँ देखिए 0,6 पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका कितना, यहाँ से चले 7 दोनों को मिला दिए तो ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण देखिएगा तो यहाँ 0,6, फिर यहाँ पे 0 और -2, ये हो गया आपका -3 और -3, तीनों पॉइंट को मिला देंगे। अब यहाँ पे कौन सा बना है, ये पैरेलल है या उसको बाइसेक्ट कर रहा है या उसको लाइजॉन है। 3 कंडीशन बताए थे ना, एक पैरेलल, ये पैरेलल वाला ही नज़र आ रहा है, काट नहीं रहा है, ना ही एक दूसरे पे रिपीट हो रहा है, उसको लाइजॉन बोलते हैं, संपाती। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा क्या, नो सॉल्यूशन होगा, इसमें बिल्कुल भी समीकरण में नहीं आएगा। देखिए होमवर्क